Hello students, I am Monica Bansal. Today I am going to discuss the topic action of restriction enzyme. ठीक, आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक है जी, कैसे काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बच्चे जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या है। व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करते हैं, ठीक है जी। इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों? क्योंकि डीएनए एक सबसे छोटा मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल को कट करते हैं, सीजर का काम करते हैं, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए को कट करते हैं दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सीजर। अब इसके एक्शन में हमने क्या देखना है बच्चे कि ये देखो, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो सबसे पहले क्या करता है, डीएनए की लेंथ को देखता है, इंस्पेक्ट करता है डीएनए की लेंथ को, ठीक जी, कि कितना सीक्वेंस है। उसके बाद डीएनए में जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उसको फाइंड आउट करता है, और जो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, उसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, उसके साथ अपने आप को बाइंड कर लेता है, अटैच कर लेता है उसके साथ, और उसके बाद उस जगह पे डीएनए को कट कर देता है, डीएनए के डबल हेलिक्स को कट कर देता है, उसके शुगर फास्फेट बैकबोन को कट कर देता है, ठीक है जी। तो कैसे काम करता है बेटा? सबसे पहले क्या काम करता है, डीएनए की लेंथ को देखता है, इंस्पेक्ट करता है कि कितनी डीएनए की लेंथ है, उसमें से फाइंड आउट करता है, ढूंढता है, क्या फाइंड आउट करता है, अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, अपना पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट करता है। उसके बाद वहां पे जाके अटैच हो जाता है, उस सीक्वेंस के साथ जाके अटैच हो जाता है, और उस सीक्वेंस के साथ अटैच होने के बाद वो डीएनए के डबल हेलिक्स को क्या कर देता है, दो पार्ट्स में कट कर देता है, ठीक है जी, इन शुगर फास्फेट बैकबोन पे कट कर देता है। उसके बाद ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के था जो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, वो मोस्टली पैलिड्रोमिक होती है। पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं बेटा डीएनए में। अब आप लोगों को पता होगा कि पैलिड्रोमिक क्या होते हैं, चलो डिस्कस करते हैं बच्चे कि पैलिड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। सो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है। इंग्लिश में कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जो आगे से भी पढ़े और पीछे से भी पढ़े, वो सेम रीड हो, उसको क्या बोलते हैं, पैलिड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिड्रोम। ये देखो, जैसे एग्जांपल दी हुई है मलयालम। मलयालम को चाहे आप आगे से पढ़ो चाहे आप पीछे से पढ़ो, कोई भी इसका रीडिंग सीक्वेंस रखो, बट मलयालम शब्द मलयालम ही बनेगा। इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिड्रोम। इसकी दूसरी एग्जांपल है मैडम। मैडम को भी आपसे आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, मैडम ही बनेगा बेटा। मैडम इज आल्सो इंक्लूडेड इन पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। सो पैलिड्रोम्स में आते हैं वर्ड्स, ठीक है जी। सो डीएनए में भी ऐसे ही सीक्वेंस होते हैं बेस पेयर में, जिसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, ये फॉलोइंग सीक्वेंस है, 5 to 3 डैश है एक, नीचे क्या है 3 to 5 डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है बच्चे। अब हमने इस स्ट्रैंड को पैलिड्रोमिक क्यों बोला? इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है बच्चे इसमें? इसमें कंडीशन है कि अगर हम रीडिंग की ओरिएंटेशन सेम रखेंगे, ये देखो लिखा ना यहाँ पे, ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। अगर हम रीडिंग की ओरिएंटेशन सेम रखेंगे तो इसका जो सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेस पेयर का सेम होगा। कैसे? अब मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। मैंने रीडिंग की जो सीक्वेंस है, ओरिएंटेशन है, वो क्या रखी, 5 to 3 डैश, 5 to 3 डैश डायरेक्शन रखती मैंने। इसमें अगर मैं 5 to 3 डैश पढ़ती हूँ तो क्या जा रहा है, GAATTC। सिमिलरली नीचे वाले स्टैंड में भी अगर मैं 5 to 3 डैश पढ़ती हूँ तो क्या जा रहा है, GAATTC। यानी कि इस तरह के डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को, जहाँ पे हम रीडिंग की ओरिएंटेशन की डायरेक्शन रखेंगे सेम, और फिर सेम जो है नाइट्रोजन बेस पेयर हमें मिलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। एक बार दोबारा से देखो बेटा, बस एक बात ध्यान रखनी है कि रीडिंग की ओरिएंटेशन सेम रखनी है। अगर आप 5 to 3 डैश पढ़ रहे हो तो नीचे वाला स्टैंड भी 5 to 3 डैश ही पढ़ना है। अगर ऊपर वाला 3 to 5 पढ़ रहे हो तो नीचे वाला भी 3 to 5 ही पढ़ना है। अगर आप ऐसे रीडिंग की ओरिएंटेशन सेम रखोगे तो सेम नाइट्रोजन बेस पेयर आपको मिलेंगे। इस तरह के सीक्वेंस को, इस तरह के डीएनए को क्या बोलते हैं हम, पैलिड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है जी। तो इस तरह के जो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस हैं, डीएनए उसके सेंटर में जाके अटैच हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है जी, और दोनों ऑपोजिट स्ट्रैंड के सेंटर में
अटैच हो जाता है सेम टू, हाँ जी बच्चे, और सेम नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ अटैच होता है। मैं आपको अभी एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सेम दो नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अटैच होता है और कैसे होता है फिर उसके बाद डीएनए को वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। ठीक है जी, ये देखो बेटा, ये एक डायग्राम है। डायग्राम में उसने क्या किया हुआ है, ये वेक्टर डीएनए लिया हुआ है, एक तरफ क्या लिया है, फॉरेन डीएनए। पहले हम वेक्टर डीएनए स्टडी करेंगे। वेक्टर डीएनए में क्या है बच्चे, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, वही सीक्वेंस दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है जी, GAATTC, अगर हम नीचे से पढ़ेंगे GAATTC ही पढ़ा जाएगा। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कौन सा लिया, उसने EcoR1। EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिया। EcoR1 जो ऊपर वाला स्टैंड है उसमें कौन से नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ अटैच है, G और A के साथ। लुक, ये एरो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये वाला एरो, ये कौन से बेस पेयर के साथ है, G और A के साथ। ऐसे जो नीचे वाला स्टैंड है वहां पे भी EcoR1 कौन से स्टैंड के कौन से नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ अटैच है, G और A के साथ। यही बोल रही थी मैं कि सेम नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ अटैच होता है, ऊपर भी GA के साथ अटैच है, नीचे भी GA के साथ अटैच है। और ऐसे ही यहाँ पे GA के बीच में कट लगा देगा नीचे वाले स्टैंड में, और ऊपर वाले में भी GA में कट लगा देगा, और कुछ ऐसा सीक्वेंस बना देगा। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं इसको, स्टिकी एंड्स। ऐसे ही फॉरेन डीएनए में भी हमने देखा, फॉरेन डीएनए में भी वो GA के साथ अटैच हो जाता है EcoR1, नीचे वाले में भी GA के साथ अटैच होके ये वाला सीक्वेंस बना देता है, ये भी स्टिकी एंड बन गए। अब इसको स्टिकी एंड्स क्यों बोलते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। बच्चे स्टिकी एंड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम इन दोनों एंड्स को आपस में जोड़ेंगे, आपस में पास लेके आएंगे, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन जाएंगे। देखो यहाँ पे TTAA है, यहाँ पे AATT है, तो ये वाला T इस A के साथ बॉन्डिंग बना देगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ये वाला T इस A के साथ, ऐसे ये वाले जो दो A हैं ये इस T के साथ बॉन्डिंग बना देंगे, और ये दोनों, ये चारों जो हैं आपस में जुड़ जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं बच्चे। तो इसमें हमने देखा कि जो EcoR1 है सेम नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ अटैच होता है, ऊपर वाले स्टैंड और नीचे वाले स्टैंड के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। चाहे वो वेक्टर डीएनए है, चाहे वो फॉरेन डीएनए है, वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। और स्टिकी एंड को स्टिकी एंड क्यों बोलते हैं, इसको कोहेसिव एंड भी बोलते हैं बेटा। क्यों कोहेसिव एंड बोलते हैं, स्टिकी एंड बोलते हैं, क्योंकि जब भी इन दोनों एंड्स को हम पास लेके आते हैं, क्लोज लेके आते हैं, तो ये दोनों एंड आपस में टच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। सो EcoR1 की एक ये प्रॉपर्टी है, एक तो ये पैलिड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। पैलिड्रोमिक सीक्वेंस अभी मैंने आपको बताया क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, ये सेम नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ अटैच होता है, ऊपर वाले स्टैंड के साथ भी और नीचे वाले स्टैंड के साथ भी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, कि मोस्टली ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। स्टिकी एंड्स को हम कोहेसिव एंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, यही क्वेश्चन है, व्हाई दीज एंड्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। इनको स्टिकी एंड्स क्यों कहा गया है बच्चे, क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट के साथ। अभी मैंने आपको बताया क्यों, TTA के साथ और ATT के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। इसकी इन्हीं स्टिकीनेस की वजह से जो एंड जुड़ जाते हैं आपस में, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। ये बिल्कुल एंजाइम लाइगेज की एक्शन को प्रोवाइड करते हैं, उसका काम जो एंजाइम डीएनए लाइगेज है उसका काम आसान कर देते हैं, ये स्टिकी एंड्स होते हैं। स्टिकी एंड्स से जुड़ते हैं, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ते हैं, एंजाइम डीएनए लाइगेज की प्रेजेंस में जुड़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो यूज है जेनेटिक इंजीनियरिंग में बच्चे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने में बहुत यूजफुल है। ठीक है जी, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये तो यही लिखा है उसमें कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद डीएनए लाइगेज के साथ वो स्टिकी एंड जुड़ जाते हैं। ठीक है जी, ये डायग्राम है बच्चे। इस डायग्राम में मैं आपको ये समझाऊंगी कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में या कैसे ये बायोटेक्नोलॉजी में हेल्पफुल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये मेरे पास एक फॉरेन डीएनए है,
ये मेरे पास वही वेक्टर डीएनए, ठीक है जी। अब इसने फॉरेन डीएनए को भी कट कर दिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यही काम है, कट करना डीएनए को। हाँ जी बच्चे, ये मैं बोल रही थी कि एक फॉरेन डीएनए है, ये एक वेक्टर डीएनए है। फॉरेन डीएनए को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में फ्रेगमेंट में कट कर दिया, और वेक्टर डीएनए को भी ये देखो 2 फ्रेगमेंट बना दिए इसके, कट कर दिया, सर्कुलर को लीनियर में चेंज कर दिया डीएनए को। तो सबसे पहले हम फॉरेन डीएनए को देखते हैं बच्चे। फॉरेन डीएनए जो हमने रेड कलर का लिया है, ठीक है जी, और ये जो वेक्टर डीएनए इसका ब्लू पार्ट लिया हमने। ये ब्लू पार्ट की फ्रेगमेंट है और ये रेड कलर की पार्ट की फ्रेगमेंट है। ये फॉरेन डीएनए को कट करने के बाद स्टिकी एंड्स बन गए बच्चे यहाँ पे, और ब्लू पार्ट के भी स्टिकी एंड्स बन गए। इसको हम कोहेसिव एंड भी बोलते हैं और स्टिकी एंड्स भी बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है जी। अब ये जो फॉरेन डीएनए के फ्रेगमेंट है, ये जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, किसके बीच में जुड़ जाएंगे? वेक्टर डीएनए के बीच में जुड़ जाएंगे। ये ब्लू पार्ट्स में ये रेड जुड़ गए, और ये पूरा का पूरा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल दो इसको, चाहे आप रिकम्बिनेंट वेक्टर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ये पूरा का पूरा डीएनए रिकम्बिनेंट बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हमने 2 तरह के डीएनए को जोड़ना हो, आपस में अटैच करवाना हो, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही यही है कि किसी भी तरह के डीएनए को कट करना, जहाँ पे उसका रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस को पहचानना, और पहचानने के बाद उस सीक्वेंस को जाके अटैच हो जाना और उस सीक्वेंस के कट कर देना। फिर उस सीक्वेंस को कट करने के बाद फिर 2 तरह के डीएनए को आपस में ज्वाइन कर देना। ये सारी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में हम यही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है जी, कि कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। कट करने के बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे कट करता है, कि पहले अपने रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स को, रिस्ट्रिक्शन नाइट्रोजन बेस पेयर को पहचानता है, और पहचानने के बाद उनके साथ अटैच हो जाता है रिस्ट्रिक्शन साइट के साथ, और फिर वहाँ पे कट लगा देता है और स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर देता है। और फिर कैसे जो 2 स्टिकी एंड है वो डीएनए लाइगेज की प्रेजेंस में जुड़ जाते हैं, जैसे ये जुड़े हुए हैं, ज्वाइनिंग ऑफ स्टिकी एंड्स कह लो, चाहे ज्वाइनिंग ऑफ कोहेसिव एंड। अगर मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये रिकम्बिनेंट वेक्टर कह लो इसको, चाहे रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कह लो, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ये किसमें अटैच हो जाएगा बच्चे? ये अटैच हो जाएगा होस्ट सेल में। किसमें अटैच हो जाएगा? ये होस्ट सेल में जाके अटैच हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने होस्ट सेल भी बनाया है। होस्ट सेल में ये वेक्टर जो है एज इट इज चला जाएगा, और फिर उसके बाद जो होस्ट सेल में जो वेक्टर जाएगा, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जाएगा, उसमें क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा, 1 से 2 कॉपीज, 2 से 4 कॉपीज बनाएगा, और फिर हमें ऐसे प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है जी। पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, जिसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे हैं, वो मिलेंगे हमें। ये सारी चीज़ें आपको बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में समझ आएंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि जो ये वाला प्लाज्मिड वेक्टर है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, रिकम्बिनेंट डीएनए कह लो, रिकम्बिनेंट वेक्टर कह लो, इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है जी। इस वीडियो में मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू जी।